स्टार्ट कीजिए गायत्री मैम। जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ किंग टाइगर भारत के मंच में। आज की होस्ट आपकी दोस्त। सभी को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार है। हमारे ऑर्गेनाइजर को, हमारे मेंटर को, आज के को होस्ट को और आज के चैट मॉनिटर को और जितने भी उपस्थित महानुभाव जो यहाँ है, सभी को मेरा दिल की गहराइयों से नमस्कार है और सभी का स्वागत है। आज हमारे ऑर्गेनाइजर है पंकज पटले सर, वो ही प्रेजेंटर के रूप में आ रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन पैसिव की पूरी इंफॉर्मेशन पीपीटी के माध्यम से वो हमको बताने वाले हैं। तो आप बहुत प्यार से और शांति बनाए रखना, कोई भी माइक को म्यूट करके रखना, अनम्यूट मत करना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंटेशन देते हैं ना, तब किसी का माइक अनम्यूट रह जाता है ना, तो डिस्टर्बेंस होने के कारण सामने वाला भूल जाता है कि वो उसको क्या बोलना है ना। तो ये आप मत करना। और कैमरा भी जब आप सही अवस्था में हो या सही ड्रेसिंग में हो तभी हमको कैमरा ऑन करना चाहिए। देखिए, आज मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है क्योंकि एक वजह है, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया है। तो समझो, कोई भी बात को हम अगर सही परिस्थिति में हो, सही ड्रेसिंग में हो, क्योंकि हम एक आईटी कंपनी से जुड़े हैं और हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट है, तो हमको अभी ये सब कुछ सीखना पड़ेगा और ऐसे ही हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं ज्यादा देर ना करते हुए, हमारे आज के प्रेजेंटर है हमारे ऑर्गेनाइजर पंकज पटले सर, वो हमको आज का जो हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन पैसिव की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो स्टेप बाय स्टेप हमको पीपीटी के माध्यम से बताएंगे। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम पंकज पटले सर, आप आइए, आपका स्वागत है, वेलकम। थैंक यू। किंग टाइगर भारत के मंच पे दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत है। किंग टाइगर भारत का ऑर्गेनाइजर होने के नाते आप सभी को नमस्कार करता हूं और हमारी मेंटर गायत्री जोशी मैम, खुशबू अग्रवाल मैम एंड दिनेश सिसोदिया सर, आपके मार्गदर्शन में जो हमारा सेशन चल रहा है, और हमारी गाइडर ममता कुलकर्णी मैम और हमारे प्यारे कोर कमेटी के सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। आज के को होस्ट किरण पोपली मैम एंड प्रतिभा नकाड़े मैम, जो कि आज की को होस्टिंग कर रही हैं। उसके पहले आज हम जानेंगे कि आज हमारे ऑन पैसिव की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम इंटरनेट की भी कुछ बातें जानेंगे कि इंटरनेट हमारे साथ कब हुआ, कब आया और कब कौन से वर्जन्स यानी जनरेशन हमारे साथ आए। तो साथियों, मैं मास्टर माइक को म्यूट कर देता हूं। उसके बाद सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं अपने पीपीटी, मेरी वॉइस आ रही है ना, नहीं आ रही है? आ रही है सर, yes, आपकी वॉइस लाउड एंड क्लियर है, आपकी वॉइस आ रही है। क्योंकि राजीव राय जी ऐसा हाथ हिला रहे थे तो मैंने सोचा कि शायद नहीं आ रही है, तो थैंक यू। मुझे तो आ रही है सर। यस, किसी और की भी राय ले लीजिए। पीपीटी शेयर करता हूं मैं अपनी, शायद लाउड एंड क्लियर है सर, पीपीटी दिख रही है। यस, शायद सबको बढ़िया से दिखेगी। तो वेलकम किंग टाइगर भारत। आप किंग टाइगर भारत के मंच से
आप सभी का, इस जितने भी हमारे किंग टाइगर भारत के कोर कमेटी के मेंबर और एक मेंबर हमारे साथ अभी अभी ज्वाइन किए, जो कि ये पुरानी फोटो होने की वजह से आज उनका फोटो नहीं है यहाँ पे, तो सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और ऑन पेशू के इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ आज हम इंटरनेट की भी कुछ बातें शेयर करेंगे, जो कि मैंने रिसेंटली आज ही मैंने पीपीटी तैयार की। जितना हो सके जितना अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, और कहीं गलती हो तो उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। तो साथियों, ओवरव्यू में हम जानते हैं कंपनी हमारी www.onpassive.com। साथियों, हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप जो फाउंडेशन जो चालू हुआ था वो 2018 में हुआ था। हमारे कंपनी के एम्प्लॉय लगभग 5 से 1000 मतलब एम्प्लॉय है। हमारी जो टेक्निकल है। हेडक्वार्टर हमारा जो कंपनी का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट फ्लोरिडा ऑरलैंडो में। साथियों, अभी जो मैं गूगल ये सब जो डाटा सर्च किया है गूगल के माध्यम से, एनुअल रेवेन्यू जो आ रही है $5 मिलियन से डॉलर के में है। 5 मिलियन से 10 मिलियन डॉलर के बीच हमारी कंपनी की इनकम आ रही। हमारी अभी वर्तमान ग्लोबल रैंकिंग जो है 50,468 है। कंट्री हमारी इंडिया की कंट्री की जो रैंकिंग है वो 11,262 है। हमारी ऑन पेशी की जो कैटेगरी रैंक है वो 245 है। विजिटर जो होते हैं 912.6 के, मतलब 1000 में हमारे विजिटर ये हमारे विजिट करते हैं हमारी साइट को। पेज व्यू विजिटर ये जो 6.5 हमारे हैं, और एवरेज जो ड्यूरेशन आ रहा है वो हमारा 5.4 आवर्स का है। ये हमारी कंपनी की जो मैं धीरे धीरे जो भी बता रहा हूँ वो टेक्निकल चीज़ें जो आपको ध्यान रखना होगा। अभी मैंने बताया था कैटेगरी आपको देख पा रहे होंगे। कैटेगरी हमारी जो है 270 रैंक पे थी पहले, अभी करंट में हम 245 जो आपको मैंने बताया 270 पे हम पहुंच चुके थे। 210 तक हम नीचे आए, उसके बाद फिर से हमारा कैटेगरी रैंक 200 ऊपर बढ़ गया, जो कि जितना नीचे हम जाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये हमारी कैटेगरी रैंक होगी। कंट्री रैंक अभी आपको मैं बता दूं, बीच में जब हम कुछ महीनों पहले हमारा 9,677 का रैंकिंग था, जो कि सबसे कुछ महीनों पहले 11,939 की रैंक। जितनी रैंक कम होगी कंट्री की उतना ज्यादा हमारी कंपनी ग्रो कर रही है। तो ये साथियों, ये अभी हमारी वर्तमान स्थिति में 11,262 की कंट्री रैंक है। ग्लोबल रैंक एक समय था जब हम 34,769 रैंक पे आ गए थे, और धीरे धीरे कंपनी का थोड़ा सा समय बीतता गया। फिर भी आज की डेट में अगर हम 50,000 की रैंक पे हैं तो मानो आप एक बहुत बड़े उच्च स्तर पे हमारी कंपनी जा चुकी है। इस 50,468 रैंक पाने के लिए कंपनी को पसीने छूट जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। साथियों, ये ग्लोबल रैंक है, ना कि इंडियन रैंक। तो ग्लोबल रैंक मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया में ये रैंक आपके सामने हासिल हमें मिली है। अभी कंपनी पूर्ण तरह से हमारे सामने आई नहीं, तो भी हम 50,000 के प्लस हम रैंकिंग पे हैं। जितना हम ये अभी आज की डेट में आप जानते हैं गूगल, फेसबुक ये 5-6 एक नंबर पे हैं। तो हमें जैसी कंपनी लॉन्च होती है और कुछ सालों बाद हम अंडर 10 के नीचे यानी 10 नंबर तक हम जा सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड हम जाना ही है, क्योंकि हमारी कंपनी ग्रो इंक्रीज कर रही है। तो आने वाले समय में तो हम एक दिन ऐसा होगा कि हमारी कंपनी का भी रैंक नंबर 1 होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। साथियों, मैंने आपको बताया था विजिटर हमारे जो आते हैं, ये जो डाटा दिख रहा है ये 3 महीने का डाटा है, जो कि आज की डेट में अभी करंट में जो हम 912.6 के, मैं एक ग्राफिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि पहले 1.5 मिलियन हमारे विजिटर थे। धीरे धीरे अभी आज की करंट सिनेरियो के हिसाब से 912 पॉइंट के, और वो फाउंडर में हमारे 459.7 के हमारे ये विजिटर है, और बाकी कंपनी के आप देख पा रहे होंगे। तो ये मैं पिक्चराइजेशन के माध्यम से आपको ये जो डाटा बता रहा हूँ, ये 3 महीने के ओवरऑल हमारा जो डाटा है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साथियों,
सेम ऑन पेसिव जो हमारी ट्रैफिक बाय कंट्री वाइज जो आप देख पा रहे होंगे, यूनाइटेड स्टेट में हमारा 22.03%, इंडिया में 11.78%, बांग्लादेश में 7.51% और जर्मनी में 7.14%, स्विट्जरलैंड में 6.79 एंड पूरा अदर मिला करके 14.76, पूरी कंट्री और मिला करके 14.76% हम ये ऑन पेसिव की हमारी बाय कंट्री ट्रैफिक जो चल रही है. विच कंट्री सेंड द मोस्ट ट्रैफिक टू onpassive.com, literally where is their core audience from last. United States was the top country sending desktop traffic to onpassive.com. जैसे आप इसको अगर क्लिक करते हैं, देखिए आपको सामने ये कलर्स दिख रहे हैं, इंडिया का है ये. बाकी तो साथियों उसी प्रकार हमारी कंपनी के जो है onpassive.com वेबसाइट जो ट्रैफिक जो डोमेस्टिक डेमोग्राफिक्स जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे onpassive में जो जनरेशन जो चल रहे हैं, जेंडर जो या एज वाइज जो हमारा जो सिनेरियो निकल के आ रहा है, 18 से लेके 24 वर्ष तक के हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो 8.4% हमारी फाउंडिंग मेंबर्स है. साथियों 25 से लेके 34 साल के जो हमारे फाउंडिंग मेंबर्स है वो 19.6% हमारे कंपनी में फाउंडिंग मेंबर्स है. 35 से लेके 44 तक जो हमारी कंपनी में फाउंडिंग मेंबरशिप है वो 17.2% हमारे फाउंडिंग मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिनका योगदान है. साथियों उसी प्रकार 45 से लेके 54 तक 17.21% फाउंडिंग मेंबर्स. एज वाइज में जो बता रहा हूँ 55 से लेके 64 साल के बीच के जो हमारे फाउंडिंग मेंबर है वो 22.15% है. साथियों उसी प्रकार 65 से लेके प्लस तक जितने हमारे फाउंडिंग मेंबर है वो 15.65% है. इसमें आपको मैं बता दूं कि फीमेल की जो संख्या है, मतलब हमारी माताएं बहनों की, वो 13.28% और मेल की जो परसेंटेज है 16.72%. ये हमारे टोटल हमारे onpassive के जो फाउंडिंग मेंबर्स है जो हमारे ट्रॉफिक्स के माध्यम से आपको दिखेंगे. ये आपको पूरा मैंने ये डाटा एज पर गूगल से निकाल के दिया है, ना कि मैंने अपने जबानी या मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ. ये मैं पूरा जो सर्च किया है इसके पीछे भी मुझे थोड़ी मेहनत लगी. तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग चैनल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं बता दूं, डायरेक्ट जो हमारे हैं वो 16.1%, रेफरल के माध्यम से 16.6%, ऑर्गेनिक के हिसाब से अभी हमारा 3.78%, पेड में अभी हमारा 0 है. सोशल मीडिया के माध्यम से 5.25%, मेल के माध्यम से 3.26%. साथियों ये आप देख पा रहे होंगे onpassive.com में हमारा जो 16 जो हमारी रेफरल्स हो रही है 16.6%, ये onpassive.com टॉप ट्रैफिक सोर्सेस है. सोर्सेस किस सोर्स से हमको यहाँ पे हमें ट्रैफिक जनरेट हो रहे हैं वो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की. नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रैफिक बाय कंट्री वाइज अपन देखते हैं. सी द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजिटर टू योर कंपटीटर वेबसाइट एंड स्टार्टेड टैपिंग इनटू द ओवरलुक मार्केट. onpassive.com core audience is located in India, followed by the United States and Hungary. Country India, wow, 17.89%. ऑल डिवाइसेस आप देख ले सकते हैं कि लैपटॉप में कितने डेस्कटॉप में कितने % लोग हमारे विजिट करते हैं, मोबाइल से कितने लोग यहाँ पे हमारे साथ कनेक्ट होते हैं. तो मैंने निकालने की पूरी कोशिश की. 1.03 मिलियन टोटल ऑल डिवाइसेस हैं, जो कि 6.8% हमारे डेस्कटॉप या लैपटॉप से ज्वाइन मतलब हमारे विजिट करते हैं ट्रैफिक कंपनी को. मोबाइल से
3.92%। और साथियों, इससे ठीक उल्टा यूनाइटेड स्टेट में ऑल परसेंट 100% वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से यूज करते हैं, 0% मोबाइल्स। हंगरी में हमारा 2.38% जो बैठ रहा है, जो ऑल डिवाइसेस, वो 24.8% लैपटॉप से और मोबाइल से 70.2%। इजिप्ट में 2.12% के हिसाब से 14.7% डेस्कटॉप या लैपटॉप और 85.3% हमारे मोबाइल से। बेल्जियम में आप देख पा रहे 100% लैपटॉप या डेस्कटॉप से। साथियों, और भी है हमारी कंट्री जो हम और देखेंगे, तो इसको ज्यादा हम आगे और ना करते हुए कोशिश कर रहा हूं जितना मैंने यहाँ पे आपको पीपीटी के माध्यम से बताने की कोशिश करूं। onpaysu.com वेबसाइट ट्रैफिक जर्नी यात्रा। साथियों, पीआरओ प्लान के हिसाब से जो मैं आपको बताना चाहता हूं, onpaysu.com गूगल, आप जैसे कि गूगल है, ओट्रिम है, आपका quantum.com है, और अभी हमारा वो connect.ai, वो founders.net। ठीक उसी प्रकार आपको दिख पा रहा होगा कि हमारे गूगल में जो टॉप डिस्टेंस जो है हमारा, और इधर साइड में, एक साइड में टॉप सोर्सेस लिखा हुआ है और एक साइड में टॉप डिस्टेंस डेस्टिनेशंस। ये आपको देख पा रहे होंगे इस माध्यम से कि हमारे वो कनेक्ट में 13.23 यानी प्लस 16.8% हम ग्रो कर रहे हैं, और गूगल हमारा 16.83% रेड में दिख रहा है, जो यानी 5.07%। ये हमारा अभी धीरे धीरे ये कम होते जा रहा है। तो साथियों, टॉप सोर्सेस आपको डायरेक्ट जो है 14.76% जो मैंने बताया, गूगल अभी पीछे माइनस में जाते जा रहा है 21.03, और हमारा वो ट्रिम प्लस 15.01%। हमारा वो फाउंडर जैसे बंद होने वाला है, और हमारा जो अभी वो connect.ai 14.73% अभी ये एज पर नया है, रिसेंटली आया है, फिर भी 3.91% हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड में चलते हैं। हमारी कंपनी की वेबसाइट का जैसे मैंने बताया था, सर्वर लोकेशन जो है यूनाइटेड स्टेट। हम रजिस्टर्ड जो है हमारे godaddy.com LLC पे है। हमारी कंपनी 27 जून 2018 को 5 साल 6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुई है। एक्सपायरी डेट 27 जून 2028 हमारी कंपनी का जो डोमेन रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसको हम godaddy.com पे हमने किया है। फर्स्ट एचयूआर डेट हमारा 6 अक्टूबर 2018 को हुआ है, और टॉप विजिटर कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट। कैटेगरी हमारा बिजनेस, हमारा जो है वो कैटेगरी बिजनेस है, हमारा एआई बिजनेस, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस है। हमारे पेज को जो इंफॉर्मेशन मिलती है इस इंटेलिजेंस इकोसिस्टम, आपको आर्टिफिशियल, ओ ट्रिम, ओ कनेक्ट, ये सब हमारे जो आपको सॉल्यूशंस दिख रहे हैं, प्रोडक्ट जो हमारे आने वाले हैं पोटेंशियल, ये वर्ल्ड वाइड हमारे टॉप की बिजनेस सॉल्यूशन, ऑन पैसिव पोटेंशियल इकोसिस्टम, डिजिटल सॉल्यूशन और एआई पावर सूट एंड इंटेलिजेंस। ये साथियों, ये हमारी ये जो टॉप कीज रहेगी, हमारे टॉप प्रोडक्ट रहेंगे, हमारे ऑन पैसिव की जो कहना चाहिए जो बिजनेस हमारा हमको जो ग्रो करने वाला इस टूल्स के हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोवाइड होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं चलता हूँ। ऑन पैसिव इज अ टेक कंपनी ऑफरिंग द एआई पावर आर्टिफिशियल पावर सॉल्यूशन टू स्मॉल एंड लार्जेस्ट स्केल बिजनेस। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आने वाले समय में आपको इस सब का महत्वपूर्ण दिखेगा। साथियों, onpaysu.com जैसे अब आपको पोस्टल एड्रेस जो हमारा जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ
जो आप सभी को पता है, हमारा कंपनी का ऑफिस पोस्टल जो है हैदराबाद है। होंडा टेक्नोवेल माधवपुर हैदराबाद, जिनका पिन कोड भी आपको सामने दिख रहा है, और हाईटेक सिटी में हमारी कंपनी का, और हमारी support@onpassive.com में आप जो भी आपकी जानकारी आप लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। ऐसे मैं आपको बताने की जितनी कोशिश कर रहा हूँ। यही जानकारी फिर से मैंने वापस ये हमारा जो ईमेल है रजिस्ट्रेशन, जो एब्सोल्यूट कॉन्टैक्ट ईमेल absolute@godaddy.com, कॉन्टैक्ट जो आपको दिख रहा होगा 480, ये थोड़ा सा इसमें बढ़ा हुआ था। और डोमेन हमारा स्टेटस क्लाइंट जो आपको दिखाया था मैंने, जो हमारा डोमेन का जो स्टेटस है 2028 तक हम अभी यहाँ पे वैलिड है। और आपको पता है हम कितने आगे जा चुके हैं। आपको ये भी बता दूं कि हमारे हैदराबाद में 5 मंजिला बिल्डिंग भी है, और वहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। और आप कई हमारे फाउंडिंग मेंबर्स जो पहले गए भी हैं, उनके आंखों देखिए, हमने देखा, उनको सुना है, उन्होंने बताया है जो वो एकदम परफेक्ट है, और हम कहीं भी किसी भी गलत जगह हाथों में नहीं है। अब साथियों सॉरी कुछ इंफॉर्मेशन और भी है जो कि मेरे से ये बहुत जल्दी में पीपीटी बनी है। मैं इसके आगे और बहुत सारी चीजें कंपनी के रिगार्डिंग बताने वाला हूं, जो कि अगले प्रेजेंटेशन में होगा। मगर मैं आपको इंटरनेट के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। इंटरनेट स्टार्ट कब हुआ और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप जानते हैं, अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो आज हम एक साथ नहीं होते। आप अगर आज की दुनिया में जो किसी को भी कोने कोने में जाकर देखे तो वह इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। आज इंटरनेट के बिना हम आधे अधूरे हो गए, क्योंकि इंटरनेट लोगों की जरूरत बन चुकी है और एक आदत हो चुकी है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। अगर किसी के घर में, जैसे मान लें कि उदाहरण देता हूं मैं, 4 मेंबर हूं, उन 4 मेंबरों के पास में 3 मेंबर के पास तो इंटरनेट का इस्तेमाल जरूर करते हैं, और उसका इंटरनेट जरूर इस्तेमाल होता है। आम लोगों में आपने देखा होगा, आसान बात हो चुकी है, क्योंकि एक घर में अगर 4 सदस्य 10 सदस्य तो 50 या 70% मतलब पर्सन के पास इंटरनेट का यूज 100% करते हैं। इसका कारण यह है कि कहें कि इंटरनेट एक आपकी जरूरत हो चुकी है। अगर इंटरनेट का जन्म मैं बताऊं कब और कैसे हुआ, तो अब इस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इंटरनेट की शुरुआत आपको पता होगी 1969 में हुई थी। यह बात करीब 53 साल पहले की है, जो कि अमेरिका के रक्षा विभाग एडवाइस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के चारों यूनिवर्सिटी में, जो एक यूनिवर्सिटी 4 यूनिवर्सिटी थी, 4 यूनिवर्सिटी को एक कंप्यूटर में कनेक्टिंग किया गया, नेटवर्किंग के माध्यम से जरिए से उन्होंने जोड़कर एक इंटरनेट का जन्म दिया। उसका नाम उस समय दिया अप्रानेट, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट नेटवर्क एक नाम दिया गया, जिसको हम अप्रानेट कहते हैं। अप्रानेट के बाद अमेरिका में जो एक एजुकेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने जो अप्रानेट को इंटरनेट नाम दिया था, उस समय इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय अमेरिका में जो होता था, अमेरिका के मिलिट्री में ही इसका इस्तेमाल होता था। एंड कैसे मिला इंटरनेट, अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेट जो नाम मिला वो कैसे मिला। अप्रानेट का निर्माण या तो जन्म के बाद, सही मायने में कहा जाए तो 1974 में जो कमर्शियल तौर पर पेश किया गया। अप्रानेट वो अप्रानेट नहीं, अब इंटरनेट है वो। तो इसकी पहली बार जो उपयोग किया गया टेलनेट कंपनी ने किया था। किसने किया था? टेलनेट कंपनी ने किया था। इस कंपनी का इस्तेमाल के बाद इंटरनेट का नाम दिया गया। जब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने इसको जो सही रूप में इंटरनेट का नाम दिया। इंटरनेट द्वारा सूचनाएं क्या होता है, आप देखिए, इंटरनेट के द्वारा आदान प्रदान होती है जो सूचनाएं। जब
शुरुआत जो इंटरनेट की शुरुआत जब हुई तो उस समय आप आदान प्रदान जब हुई तो उसको बोलते थे टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता था। कुछ समय बाद टिम बर्नर्स ली यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट द्वारा इंटरनेट का पहला सफल कम्युनिकेशन किया गया, जो कि उन्होंने 1991 1991 में वर्ल्ड वाइड यानी एक वेबसाइट जो आप देखते होंगे www.com करके, तो वो वेबसाइट उन्होंने ऑर्गेनाइज की 1991 में, जिसके द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल और आसान हो गया। टिम बर्नर ने मार्च 1989 में एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक प्रपोजल तैयार किया था उन्होंने, जो कि पहली बार इंटरनेट में, आप जैसे हमारे खुशबू मैम ने बताया था, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये कि क्लाउड का निर्माण हुआ था जो इंटरनेट में इस्तेमाल होता है और इस इंटरनेट को आगे बढ़ाने में मदद मिली। टिम बर्नर ने बर्नर्स-ली ने एक ही कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया जिसमें HTML, URL और HTTP का भी निर्माण किया। उसी प्रकार हम आगे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन में जो चलते हैं, इंटरनेट को सरल बनाने की दिशा में क्या क्या काम किए गए, धीरे धीरे क्या किया गया, इंटरनेट को सरल बनाने की दिशा में अपना योगदान देना शुरू किया लोगों ने। इस सूची में नाम बढ़ते गए और एक समय आ गया गूगल का भी, जो गूगल ने इसमें आने मतलब इंटरनेट को आगे बढ़ाने में बहुत सफलताएं दी। टॉमलिंस ने जो 1972 में एक ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम अभी ईमेल बोलते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, इसकी शुरुआत की। इसके बाद क्या हुआ, अमेरिका के जो साइंस फाउंडेशन यानी NSF ने जो 1985 में NSF नेट का निर्माण किया। अप्रानेट की तुलना में ये जो है NSF बहुत ही तेजी से ग्रो किया, कई गुना नेटवर्क बढ़ते गया, जिसको नेशनल साइंस फाउंडेशन बोला गया, और कई गुना ये बड़ा नेटवर्क था। अगर ये गूगल का योगदान देखें तो इसमें 1998 में गूगल का योगदान मिला। गूगल ने लॉन्च होने के बाद जैसे मानो इंटरनेट की कायाकल्प ही पलट दी, कल्याण हो गया है, कायाकल्प पलट दी। क्या गूगल एक, आप जानते हैं गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, और इससे दुनिया के भर के लोग बहुत सारी तीव्रता से इंटरनेट से जुड़ते रहते हैं, और इंटरनेट जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो गूगल द्वारा पूरी मतलब क्रांति फैली। धीरे धीरे लोगों को एक इंटरनेट के बिना अब जीने की आदत नहीं रही। अगर आप भारत में हम कहें ना, इंटरनेट की जो बात शुरुआत हुई है वो किसके द्वारा हुई, मैं बता दूं, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको VSNL कंपनी, जो कि आप जानते थे BSNL बोलते थे, ये इंटरनेट का जन्म 26 साल पहले 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की सुनिए इंडिया में VSNL कंपनी ने अपनी टेलीफोन लाइन को बिछाने में पूरी दुनिया भर में एक कंप्यूटर को भारत में जोड़ा, एक दूसरे से कनेक्ट हुए। इंडिया में 1995 में हम इंटरनेट को यहाँ पे दिया। इसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आने लगी और तीव्र गति से जब बढ़ते गया तो 3 साल बाद 1998 में इंटरनेट की सेवाएं प्रदान किया गया हमारे कंट्री को। भारत में अनेकों कंपनियां जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही है, जो कि आज की डेट में इंटरनेट के यूजरों की संख्या लगभग 45 करोड़ से ज्यादा है। कितने? 45 करोड़ से ज्यादा है। साथियों, ये इंटरनेट हमारा जो शुरू हुआ था, ये आज से 54 साल पहले जब चालू हुआ था 1969 में, तो अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट के जो डिवाइस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो मैंने बताया था कि 4 कंप्यूटर से कनेक्ट होकर के एक बार अप्रानेट का संचार हुआ। फिर उसके बाद में एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिससे नेटवर्क कहा गया, और 1 जनवरी 1983 को जो इंटरनेट के आर्टिफिशियल बर्थ माना गया है, इंटरनेट का जो ऑफिशियल जो बर्थडे, जिसको बोलते बर्थडे माना गया, वो 1 जनवरी 1983 को।
पर इससे पहले कंप्यूटर का नेटवर्क के पास एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन हुआ था, वो एक नया कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल तैयार हुआ वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट वर्क प्रोटोकॉल, जिसे टीसीपी या आईपी, जिसे हम बोलते हैं ना आईपी एड्रेस कहा जाता है। इंटरनेट शुरू होने से 26 साल बाद हमारे भारत में आया था। इंटरनेट के शुरू होने के बाद हम कितने पीछे हैं कि हमको 26 साल बाद भी मिला। इंटरनेट आपको मैंने सब पूरा बताया है कि हमारे विदेश संचार निगम लिमिटेड से हमारा इंडिया में शुरुआत हुई, और जो वो शुरुआत थी 15 अगस्त 1995 की थी। तो ऐसे करते करते सर्वे के हिसाब से मैं बता दूं, यूजर्स 2023 के रिपोर्ट के मुताबिक 22 दिसंबर 2022 में भारत में मतलब तक भारत में 2 साल और उससे ज्यादा 700 मिलियन से एक्टिविटीज इंटरनेट यूजर थे। इन्होंने ग्रामीण एरिया में जो यूजर्स है वो 425 मिलियन यूजर्स थे हैं, और आज की डेट में हमारे शहरी इलाकों में 295 मिलियन यूजर्स के साथ लगभग 44% अभी हम यहाँ पे इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। साथियों, जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव आपने देखे होंगे। आप जानते हैं कि 1G, 4G, 2G, 3G, 4G, ये क्या है? 1G मतलब G का मतलब हो गया जनरेशन। 1G का इस्तेमाल हमने किया, आज की डेट में हम 5G में पहुंच चुके हैं। तो मैं 1 बाय 1 बताता हूं कि 1G से लेके 5G तक हमारा कैसे सफर रहा है। तो साथियों, जो ये हम G का मतलब मैंने बता दिया कि जनरेशन होता है। जब कई तकनीकी आई तो इसमें नेक्स्ट जनरेशन जो स्मार्टफोन हम आज की डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन, अगर आप उदाहरण के तौर पे जो साझा किया जाए तो फोन का शक्ल भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे फोन का बदलाव भी हुआ। और पहले वायरलेस फोन आते थे, फिर कॉर्डलेस फोन आए, फिर वायरलेस फोन का चलन, उसके बाद में धीरे धीरे तकनीकी में बदलाव आया तो वायरलेस फोन के लिए 1G का इस्तेमाल किया गया। आपको ये जो नीचे देख रहे हैं 1980 में IG मतलब 1G की तकनीकी जो फोन आपको नीचे देख रहे होंगे पीपीटी के माध्यम से, ये हमारे उस समय 1980 में 1G, जो कि ये एनालॉग सिग्नल पर इस्तेमाल करता था। 1980 में इसका पेशकश किया गया और इसकी स्पीड 2.4 किलोबाइट्स के पर काम करता था, जो कि सबसे पहले इसका इस्तेमाल अमेरिका में पेश किया गया था। और इन फोन की बैटरी जो होती थी ना, बैटरी की लाइफ खराब हो जाती थी, यही नहीं, इसके वायर की क्वालिटी भी और इसकी सिक्योरिटी भी खराब थी। इसके चलते फिर इनको अपग्रेड करना पड़ा और उन फोन को देखते देखते तस्वीर भी बदल गई और 1991 में 2G का इस्तेमाल हुआ, 2G आया। ये 2G तकनीकी में हमने GSM पर आधारित थी, यह डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करती थी। इसकी स्पीड बढ़ के 64 किलोबाइट्स हो गई। पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था इसको, फिर इसको फोन्स को SMS, कैमरा, मेलिंग जैसे सर्विसेज इसमें 2G में हमने को प्रदान की गई। जो आपको 1991 में जो आप देख रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से 2G कैसे हमारे मोबाइल उस समय यूज हुआ करते थे, ये 2G के मोबाइल थे। ठीक उसी प्रकार 2000 में आए और 3G का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे हेवी गेम्स आने लगे, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए करने पड़े, वीडियो कॉलिंग के फीचर्स आ गए। 3G में ये सब फीचर्स धीरे धीरे ऐड होते गए। जैसे सर्विस दी जाने लगी, इन्होंने स्मार्टफोन मतलब लॉन्च किया, स्मार्टफोन आए, डाटा प्लान से लॉन्च किए। नीचे मतलब जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, मैंने ये तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे होंगे 3G के मोबाइल उस समय ऐसे ही हुआ करते थे या नहीं होते, आप बताओ। बिल्कुल 2011 में हम 4G की तकनीक में आए। इसमें यूजर्स की जो 100 MB मेगापिक्सल बाइट, जिससे हमने मेगापिक्सल बाइट के माध्यम से यानी 1 GB की स्पीड का इस्तेमाल चालू किया।
3G में हमने 1 GB, जो कि थोड़ा महंगा हुआ करता था, हालांकि लुक के मामले में दोनों फोन कोई अंतर नहीं था। नीचे दी गई तस्वीर में आप देख रहे हो हमारा 4G का। तो साथियों, ये धीरे धीरे मैं आपको बताने की जितना कोशिश कर रहा हूँ। अब हम 5G के में पहुंच चुके हैं और 6G 7G भी अदर कंट्री में चालू हो चुके हैं। हम अभी यहाँ 5G में ही अटके हुए हैं। अभी हमारा पूर्ण तरह से इंडिया में 5G भी आया नहीं है, बट कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा। 2020 में हम 5G पे आए और ऐसा माना जा रहा है कि जो हमारी कनेक्टिविटी की स्पीड जो कोई लिमिट नहीं होगी, ये भविष्य में वायरलेस तकनीकी और ये 5G जो है इतना जबरदस्त अभी हमारे साथ, और इसके 5G आने के बाद हमारे ऑन पीसी में जो होगा ना, जो डाटा की कंजम्पशन बोलते हैं, स्पीड का जो फर्क मिलने वाला है, वो हमको इस 5G में आपको नजर आएगा। और अभी आप जानते हैं वाईफाई, और वाईफाई के साथ एक हाईफाई आया है, वो मैं नेक्स्ट सेशन में उसको पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा कि वो होता क्या है। साथियों, आने वाले समय में हर कमरे में भी आने वाले समय में उसका मैं बिल्कुल एक पीपीटी तैयार करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई और हाईफाई क्या होता है। अभी आपने वाईफाई तो सुना है, हमारे पास मोबाइल डाटा है, मगर वाईफाई कई कुछ लोगों के यहाँ है, कुछ ही लोगों के यहाँ होता है। तो वो अब उसके बाद आपको आने वाले समय में वाईफाई की जगह अभी हाईफाई भी आएगा। अब ये क्या है, लाईफाई, सॉरी हाईफाई बोलता हूँ, लाईफाई यानी लाइट के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन होगा, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो साथियों, मैं धीरे से आपको चलता हूँ 1G 2G 4G की और 5G की स्पीड। 1G की स्पीड मैंने बताई थी 2.4 kbps प्रति सेकंड तक की स्पीड होती है। 2G की GSM 64 kbps यानी किलोबाइट्स प्रति सेकंड तक की स्पीड होती है। हमारे पास 2G और 3G के बीच में एक 2.5G और 7.4G जिसकी स्पीड है वो 144 किलोबाइट से जो 384 किलोबाइट प्रति सेकंड हुआ करती थी। अब 3G भी हमारा बंद हो चुका है लगभग। तो 3G का 144 से लेके 2 मेगापिक्सल बाइट प्रति सेकंड की स्पीड हुआ करती थी। अभी 4G में आप देखोगे LTE लिखा आता है ना। तो LTE क्या होगा, इसके बारे में भी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि साथियों, ये LTE लाइट ट्रांसमिशन और उसके बाद में इसकी स्पीड जो है 100 मेगापिक्सल से लेके 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड है, सॉरी हाँ 4G की। अब 5G अभी 10 GB प्रति सेकंड जो हमारा स्पीड होने की होगी नहीं है। तो इस प्रकार से 1G जनरेशन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, यह सबसे पुराना सर्कुलर नेटवर्क सिस्टम था। पहली बार ये मोबाइल नेटवर्क जनरेशन में शुरुआत हुआ। 1G पहला जनरेशन था, 2G हमारा सेकंड जनरेशन, 3G हमारा थर्ड जनरेशन, ऐसे करके अभी हम 5 जनरेशन पे अपन यहाँ पे आ चुके हैं। और जैसे जैसे हमारा सिस्टम बदलते जाएगा या नई नई टेक्निकल चीजें आते जाएगी, उस पर हम आगे और बात करते जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा 1G की कुछ प्रमुख विशेषताएं मैं बताना चाहता हूँ जो कि जा चुका है। पहले बार वायरलेस जो टेलीकम्युनिकेशन हुआ करता था, 1G इंटरनेट की स्पीड जो बताया मैंने, और ये एनालॉग सिग्नल पर काम करता था। MPS यानी एडवांस मोबाइल फोन सर्विस पे ये काम करता था, 1 GB सिस्टम, और 1 GB मोबाइल सिस्टम ये USA में लॉन्च किया गया था। उसके बाद 1 GB की कमियां भी मैं बताता हूँ। ड्रॉबैक जिसको बोलते हैं, वायरलेस की अच्छी गुणवत्ता नहीं थी, यानी वायर इसके अच्छे नहीं थे। फोन की बैटरी लाइफ टाइम नहीं चलती थी या सीमित थी। सर्कुलर फोन की साइज बड़ी थी। इस जनरेशन के नेक्स्ट में कोई भी डाटा सुरक्षित नहीं था। फर्स्ट जनरेशन में सेल फोन खराब जल्दी हो जाते थे, हैंडसेट खराब हो जाते थे। हम चलते हैं 2G SMS और MMS। 2G का फुल फॉर्म है सेकंड जनरेशन, और हिंदी में दूसरी पीढ़ी कहते हैं, जिसको 2G टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा डिजिटल सर्कुलर नेटवर्क जिसमें बेहतरीन क्वालिटी की आवाज आई। 1 GB से 1G से ज्यादा सुरक्षित भी था। और 2G मोबाइल नेटवर्क दूसरी तरफ जनरेशन, पहली बार हमने डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल भी किया था। यह फिनलैंड में 1991 में लॉन्च किया गया था, जो GMS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। 2G का नेटवर्क
ट्रांसफर डाटा स्पीड मतलब डाटा ट्रांसफर स्पीड लगभग 64 kbps थी। और सेकंड जनरेशन का जो नेटवर्क टेलीफोन जो टेक्नोलॉजी हमने यूज किया, साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी करते थे, पिक्चर्स मैसेज भी करते थे, पिक्चर मैसेज जैसे इंटरनेट डेटा सेवाएं भी हम इस 2G में किया करते थे। ठीक उसी प्रकार हम चलते हैं 2G के कुछ ड्रॉबैक, क्यों हमको आगे बढ़ना पड़ा उसके मैं बेनिफिट्स भी बता रहा हूँ, ड्रॉबैक भी बता रहा हूँ। तो 2G के ड्रॉबैक क्या थे? सेकंड मतलब 2G नेटवर्क फोन डिजिटल सिग्नल स्ट्रांग नहीं था, जिससे बात करने में समय कई बार कॉल कट जाती थी। 2G नेटवर्क वीडियो जैसा बड़ा डेटा नहीं चलता था। 2G मोबाइल नेटवर्क सिग्नल समस्या होती थी, बहुत सारी सिग्नल की समस्या आई। स्पीड में स्पेसिफिकेशन क्षेत्र में अच्छा नहीं था, कवरेज का प्रॉब्लम था। और 2G और 2.5 और 2.75 के बीच में हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो उसके बारे में हम अभी ज़्यादा बात ना करें, तो हम चलते हैं नेक्स्ट 3G पे। 3G मोबाइल डाटा वीडियो कॉलिंग। 3G में जब हम आए तो वीडियो कॉलिंग और हाई स्पीड मिलना चालू हुआ था। 3G टेक्नोलॉजी वायरलेस मोबाइल नेटवर्क 3G थर्ड जनरेशन कहते हैं जिसको हम, ये 2001 में विकसित किया गया था। 3G की टेक्नोलॉजी विशेषकर हमें मल्टी सेल फोन बनाया गया और आमतौर पे स्मार्टफोन जो हमें मिले उसमें हमने 3G का बहुत ज़्यादा उपयोग किया। 3G की स्पीड, हाई स्पीड और बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होने लगा। सेकंड जनरेशन से कहीं बेहतर ये हमें स्पीड देने लगा। ईमेल में आदान प्रदान होने लगी, मैसेज में जल्दी हमें इसमें मतलब थोड़ी सी सुविधाएं मिलने लगी। ये हमारा थर्ड जनरेशन जो था बहुत ही बेहतरीन गया, बट हमें समय को देखते हुए हमें यहाँ पे उसकी 3G की कुछ विशेषताएं थी, जो कि 3G नेटवर्क डाटा स्पीड में 2.05 मेगापिक्सल तक हुई, धीरे धीरे इंक्रीज होते गई। क्या हुआ? धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। 3G इंटरनेट वेबसाइट ब्राउजिंग स्पीड तेज हुआ, अधिक सुरक्षित होने लगा। 3G का नेटवर्क एक अधिक और डाटा सुरक्षित और विश्वास बढ़ने लगा, लोगों में विश्वास बढ़ने लगा। अब इंटरनेट के प्रति हमें कुछ विश्वास बढ़ने लगा, लोग समझने लगे। ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग चालू हो गई। आप जैसे अभी हम करते हैं ना, यूट्यूब पे स्ट्रीम लाइव करते हैं, ये वीडियो स्ट्रीमिंग चालू हो गई इस 3G में आने के बाद। फैक्स होने लगे, पावर पॉइंट फाइलें वगैरह यहाँ पे आसान से हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते थे। नेटवर्क कम्युनिकेशन स्पीड बेहतर हो गई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये गेमिंग, इसमें गेमिंग और मूवी स्ट्रीमिंग, टीवी स्ट्रीमिंग करना संभव हो गया था, जो कि हमारा 2G में नहीं था। 3G के फीचर्स में बैंड 15 से 25 GHz रेट, मतलब मैंने सॉरी इसका फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा, तक हम यहाँ पे मतलब भेज सकते थे। 3G इंटरनेट से 3 मिनट के गाने हम डाउनलोड कर सकते थे। आपको याद होगा, तो जब हम गाने डाउनलोड करते थे तो 3 मिनट का होता था, 11 सेकंड यानी 1.5 मिनट लिया जाता था। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके ड्रॉबैक भी थोड़े कुछ थे, ज्यादा कुछ नहीं। 3G का डाटा बहुत कंसोलिडेट और नेटवर्क डाटा ट्रांसफर करने में ज्यादा समय और बैंडविड्थ की जरूरत पड़ती थी। 3G के स्मार्टफोन महंगे थे, जिससे कि सेल फोन साइज बड़ी थी और इसका बिजली खपत ज्यादा होती थी। जब हम 3G इस्तेमाल किए थे स्मार्टफोन, जब हम चार्जिंग करते थे तो उसका इस्तेमाल, हमारा जो बिजली खपत हो रही थी वो इससे ज्यादा हो रही थी। और 3G नेटवर्क बेस विकसित करना एक चुनौती था, हमें एक चुनौती थी। रोमिंग और डाटा वॉइसिंग एक साथ काम नहीं करता था। आपको पता हो, रोमिंग और डाटा और वॉइस कॉल एक साथ काम नहीं करता था। 3.5G हाई स्पीड डाउनलोडिंग पैकेट एक्सेस हमें एक्सेस करने पड़ते थे। और 3.5 प्लस 3.75 क्रमांक HSPA और HSPA प्लस जैसी सुविधाएं मिली, जिससे थोड़ी सी डाटा हमें स्पीड आई प्रदान किया, बट वो भी हमें उसको धीरे धीरे हमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, हमें इसका तेजी से इस्तेमाल करने में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आने लगी। तो उसकी वजह से फिर हमें वर्तमान में अभी हम जो काफी हमारे यूजर्स 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, आज की डेट में हम 4G पे ज्यादा डिपेंड है और कुछ लोग 5G पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4G का नेटवर्क आज की डेट में बहुत ही सभी जगह हो रहा है लगभग। और ये जो चौथी पीढ़ी जो आई है 2011 से,
4G की। इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी थी, 100 मेगाबाइट, जो कि आप अभी मैंने इसका पूरा चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। मैं LTE का लॉन्ग टर्म इनोवेशंस मोबाइल फोन, आज आप देखते होंगे, आप जब भी इंटरनेट नेट चालू करते हैं 4G जिनके पास भी होगा तो LTE लिखा आता होगा, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इनोवेशंस। मोबाइल फोन में आपको डेटा सुविधा प्रदान करता है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। अभी हम इससे जो भी वीडियोस है या कई सारी चीजें हम धीरे धीरे हम क्वालिटी में बेहतर करते जा रहे थे। OLT यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इनोवेशन, इवोल्यूशन, या फोन वायरलेस कॉल क्वालिटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर होते गया। इसका इस्तेमाल हम धीरे धीरे आज की डेट में कर भी रहे। बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी 4G हम सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको सबको पता है कि ये 4G वायरलेस नेटवर्क को भी एक सुरक्षा और गोपनीय विश्वास दिलाता है। जियो सिम आने के बाद 4G इंटरनेट का डेटा प्लान भी थोड़ी सस्ती हुई थी। जब हमारा जियो का आया डाटा, तो आप आज की डेट में आप देखेंगे कि हमारा जो 4G का डाटा बहुत सस्ता हमको लगता है। आज की डेट में हर कंपनी अपने अपने हिसाब से डाटा पैक करवा लेती है, और इंटरनेट के अधिकतम जो डाटा आज की डेट में हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 4G का, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया, नेटवर्क, वीडियो, टीवी में हम जैसे अभी यूट्यूब सुनते हैं, या हम वाईफाई के माध्यम से 4G में हम हमारे पूरे के पूरे आज की डेट में मल्टी थिएटर में हम बहुत सारी चीजें इसको यूज करते हैं। MIMO यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, OFDM ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग किया जाता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स 4G के हैं। 3G टेक्नोलॉजी से अधिक महंगी है, थोड़ी सी महंगी हो गई है। यह बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, मतलब खपत करता है, यानी बैटरी जल्दी जल्दी उतर जाती है। अभी आप देखते होंगे कि हम लोग की बैटरी जल्दी चार्ज करना पड़ता है, और 4G नेटवर्क टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए नया 4G का मोबाइल हमें खरीदना पड़ा। जब हमारे पास पुराने वर्जन के मोबाइल थे, हमने उनको हटाने कर हमको 4G अगर इस्तेमाल करना है तो नया टेक्नोलॉजी या नया स्मार्टफोन हमने बाय करना पड़ा। ये हमारे कुछ यहाँ पे खर्चे हमारे बड़े, ऐसा समझ के चलते हैं। अब हम 5G की टेक्नोलॉजी को जो हम जानते हैं साथियों, ये 5G जनरेशन हमारा आ चुका। वर्तमान में काफी लोग 4G यानी LTE से जो स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा फास्ट चलने वाला, इसकी कनेक्टिविटी स्पीड, वॉइस क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है, और वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब WWW 4 टाइम वायरलेस वर्ल्ड वाइड वेब को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। 2020 में इसकी शुरुआत हो चुकी है, लॉन्च हो चुका है, और काफ़ी जगह हमारा 5G पहुंच चुका है। इसकी कुछ विशेषताएं मैं बता दूं कि ये डाउनलोड अपलोड और स्पीड इतनी जबरदस्त है कि आपका पलक झपकते ही कई सारी चीजें हमारी यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। 5G नेटवर्क का अल्ट्रा लो क्या बोलते हैं लेटेंसी यानी विलंब प्रक्रिया सबसे कम है, यानी हमको इंतजार नहीं करना पड़ता। हमें ये रियली टाइम में अनुभव होता है कि ये हमारा 5G कितना अल्ट्रा लो लेटेंसी यानी एक सिस्टम है हमारे पास। एक इसकी अधिकतम हाई स्पीड 10 Gbps पर प्रति सेकंड तक है। ये डिवाइस पर निर्भर करता है कि आपका डिवाइस कैसा है, उस डिवाइस के हिसाब से आपको 5G डिवाइस भी आ चुके हैं। साथियों अभी बता दूं 5G जिसके पास डिवाइस है उसके पास इंटरनेट अभी फ्री है। आपको ये भी बता दूं आज की डेट में जिनके पास 5G डिवाइस है वो अभी फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं 5G का डाटा का। उच्च इंटरनेट डाटा ट्रांसफर स्पीड है, इसमें क्षमता बहुत, मेमोरी इसकी बहुत ज़्यादा है। 5G इंटरनेट अधिक प्रभावित अभी हमें कर रहा है, आकर्षित कर रहे हैं अभी हम 5G के, मगर अदर कई सारी दूसरी कंट्रियों में अभी 7G 6G स्टार्ट हो चुके। हम अभी वो हमारे आते तक हमको और इंतजार करना पड़ेगा, तो हम अभी 5G में ही खुश रहेंगे। पर जैसे जैसे हम 5G में घुसेंगे तो हमारा जो डाटा की समस्या है, हमारी स्पीड की समस्या है, वो खत्म होने वाली। जो अभी 4G में चल रहे हैं
कुछ लोग अभी 3G में भी चल रहे हैं, जिन्होंने अपने मोबाइल को अपडेशन नहीं किया वो 3G में भी चल रहे थे, मगर 3G डाटा खत्म हो चुके हैं, 4G और 5G। तो ये हमारे कुछ सिस्टम है। तो मैं आपको इस लास्ट पेज में मैं जनरेशन जैसे 1G 2G 3G 4G 5G आपको मैंने ये क्लियर किया ही था 1980 1991 2001 2010 और अभी करंट में हमारा 2020 में ये 5G आ चुका है। साथियों पहले www, तो अब जैसे 1G में क्या होता था, एनालॉग और सिंगल AMPS हुआ करता था, टेक्नोलॉजी जो यूज करते थे। 2G में हमारी टेक्नोलॉजी डिजिटल सिंगल GSM CDM और 2.5 GPRS और EDC ये हमने इस्तेमाल किया। ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। और ये ब्रॉडबैंड WCDMA और CDMA 2000 हमने 3G में इस्तेमाल किया। LTE VoLTE WiMAX और वाईफाई हमने ये 4G में इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी। और 5G आपका 4G प्लस www की हमारा इस पे हमारा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। अभी आप देख पाएंगे वॉइस ओनली इसमें हमारा 1G में था, जो हमारी खाली वॉइस होती थी। 2G आया, वॉइस कॉल के साथ SMS MMS और वेब ब्राउजिंग कर सकते थे। 3G में हाई क्वालिटी की ऑडियो और वीडियो और सिक्योरिटी हमें मिली। उसके बाद 4G में हाई स्पीड डाटा, मल्टीमीडिया फीचर्स, ग्लोबल मोबिलिटी ये सब मिली। अब 5G में हमें अभी यहाँ पे कंप्लीट वायरलेस, अब कोई जरूरत नहीं है, वायरलेस हमें मिलने वाला है। और AI कैपेबिलिटी वाला हमें 5G वर्जन मिलने वाला है। साथियों इसकी स्पीड आपको मैं बता ही चुका था, 2.4 16:4 2 मेगापिक्सल और 100 मेगापिक्सल और बिलियन ऑफ बाइट्स पर सेकेंड, जो 1 Gbps है ये, और अपना 2 Mbps है, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, और बिलियन ऑफ बाइट्स पर सेकेंड, जिसको 1 Gbps बोलते हैं। तो ये मेरा आज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Pankaj sir. Mind-blowing presentation, mind-blowing information. जो आज सभी को नीड थी वही आपने बहुत अच्छी तरीके से PPT के माध्यम से आपने इंफॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। तो मैं आज की होस्ट है किरण पोपली मैम एंड प्रतिभा नकाड़े मैम। तो मुझे यहाँ प्रतिभा नकाड़े मैम नहीं दिख रही है, तो मैं किरण पोपली मैम को इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम किरण पोपली मैम, आइए आपका स्वागत है किंग टाइगर भारत के मंच पे। थैंक यू गायत्री मैम। और मैं वाकई प्रेजेंटेशन के बाद पंकज सर की मैं आपको इनवाइट करने वाली थी, लेकिन मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। और किंग टाइगर भारत के मंच पे मैं किरण पोपली एज ए को होस्ट आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज के मेंटर हमारे गायत्री मैम, खुशबू मैम और दिनेश सर को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ। और आज की जो हमारे होस्ट को होस्ट और जो हमारे आज के ऑर्गेनाइजर पंकज पाटिल सर और प्रेजेंटर, आज पंकज सर ने दोनों भूमिका निभाई है और माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन थी। इतना अच्छा लग रहा था, दिल कर रहा था कि सुनते जाएं और ये प्रेजेंटेशन खत्म ना हो, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। जानकारी मिलने पे ऐसा महसूस होता है कि नॉलेज जब गेन करते हैं ना हम लोग, तो हमें बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है, क्योंकि हम लोगों को जो नॉलेज हमारे दैनिक जीवन में नहीं मिल सकी, वो हमें ऑन पैसिव के मंच पे आके मिल रही है। अलग अलग वेबिनारों में अलग अलग नॉलेज जब गेन करने जाते हैं तो ऐसे लगता है कि हम फर्स्ट क्लास के विद्यार्थी हैं और हमें टीचर सिखा रहा है।
बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मेरे को पढ़ना और सुनना और नॉलेज गेन करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और नॉलेज तो कहते हैं ना कि इंसान को जितनी ज्यादा मिले उतना ही उसका दिमाग पॉलिश होता है। थैंक यू सो मच पंकज सर, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। वाकई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे पैनल पैनल पे बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनको हम सुनना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सुनना चाहती हूँ खुशबू मैम को। खुशबू मैम, आप आइए मंच पे, आपका स्वागत है। हेलो खुशबू मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? थैंक यू। वाओ 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 वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन।